आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। तो शुरू में हम इसका स्केच डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर हम इसकी थ्योरी के ऊपर जाएंगे। तो केल्विन साइकिल की थ्योरी हमने बाद में पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं या फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाई जाती है और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है उसमें ये दो चीजें बनती थी, तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे। इन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाएंगे। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट्स के अंदर ये भी हासिल होगा, मतलब 6 मॉलिक्यूल NADP के और 9 मॉलिक्यूल ADP के 9 इनऑर्गेनिक फास्फेट भी हासिल होंगे। तो ये हम सारे का सारा स्केच के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि केल्विन साइकिल के फेजेस कितने हैं। ये फेजेस पढ़ना लाजमी है वरना आपको स्केच समझ नहीं आएगा। डार्क रिएक्शन के 3 फेजेस हैं। पहला फेज के कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा फेज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा फेज रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है उसको रीजनरेट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से क्या मुराद है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह खुद इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बावजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, दाखिल हो जाती है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट कर गई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इस अमल को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। दूसरा फेज है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन का जाना, दाखिल होना। वो भी इसी स्केच में हम पढ़ेंगे कि किस मकाम पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिली। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर को रीजनरेट करना है, दोबारा पैदा करना है। दोबारा पैदा का मतलब क्या हुआ कि पहले मौजूद होगा तो जो या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। उसको दोबारा पैदा करने का मतलब है कि उसका खात्मा हो चुका है, हम उसको दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। वो कौन सा एक्सेप्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कबूल करता है? यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट करता है। वही कंपाउंड हमारे पास एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि पहले फेज में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट करती थी, वही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पर जाना जाता है। हम इसको 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। ये बेसिकली एक शुगर है। आपने 2 तरह के शुगर्स पढ़े थे, एल्डो शुगर और कीटो शुगर। अगर राइबोज शुगर एल्डिहाइड ग्रुप रखे तो हम इस राइबोज शुगर को, एल्डिहाइड ग्रुप रखे राइबोज शुगर को हम राइबोज ही कहेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कीटो ग्रुप आ जाए तो हम इस राइबोज को अब राइबोज नहीं कहेंगे, हम इसको अब राइबोलोज कहेंगे। तो ये वही आपके पास शुगर ही है जिसको हम राइबोलोज का नाम दे रहे हैं, राइबोज शुगर, जो आप पीछे पढ़ चुके। अब पहले फेज की तरफ के कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल कैसे होता है? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज शुगर के होते हैं।
या राइबोलोज बेस फॉस्फेट के होते हैं। अब इसको बेस फॉस्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। उसने भी यही कहा कि 1,5 बेस फॉस्फेट, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट मौजूद हों और वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे। तो इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर 2 फॉस्फेट मौजूद हैं, तो हम इसको 1,5 बेस फॉस्फेट भी कहते हैं। इसके 3 मॉलिक्यूल आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बेस फॉस्फेट के, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, इनसे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड होगा। इसको हम अनस्टेबल कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि जो स्टेबल ना हो, टूट जाए। ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे 6 कार्बन वाले और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होंगे, ये दोबारा से टूट जाएंगे। जब ये टूटेंगे तो ये यहां से टूटेंगे और इनके टूटने की वजह से 6 नए मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ये जो 6 नए मॉलिक्यूल बने हैं, इनकी सिर्फ कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही एक फॉस्फेट मौजूद है। हम इन मॉलिक्यूल को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, क्योंकि इनके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो हम इनको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। अब ये टोटल मॉलिक्यूल 6 हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन है, तो टोटल 18 कार्बन इनके अंदर मौजूद होंगे। जब यहां तक पहुंच जाएगा ये साइकिल, अब आप इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन के अंदर टोटल 9 एटीपी और 6 एडीपी इस्तेमाल हुए। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनकॉर्पोरेट कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो दाखिल हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन मुकम्मल हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड इस राइबोलोज के अंदर दाखिल हुई, ये फिक्सेशन हो गई। अब हमने इन 2 बातों को पढ़ना है कि एटीपी कहां पर इस्तेमाल होगी और एनएडीपीएच कहां पर इस्तेमाल होगी। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा तो यहां पर 6 एटीपी के मॉलिक्यूल आएंगे, वो 6 मॉलिक्यूल 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देंगे। जब ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे तो हर एक कार्बन के साथ एक फॉस्फेट लगता जाएगा। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, है वही, लेकिन इजाफा क्या हुआ कि एटीपी से 6 फॉस्फेट ग्रुप लेकर अब ये एक और कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। तो एटीपी ने जब अपने 6 फॉस्फेट खोए तो ये 6 एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो एटीपी अपने 6 फॉस्फेट देकर एडीपी में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फेट आकर इसके साथ लग गए। अब आप लोग देखो, कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट मौजूद है और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो इसलिए जो ये मॉलिक्यूल बना, इसको हम कहते हैं 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बीपीजीए, 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट, जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर अब NADH का हाइड्रोजन दाखिल होगा, क्योंकि हमने पढ़ना है रिडक्शन फेज। ये खड़ा है कि हाइड्रोजन में दाखिल होना है। इन 6 एडीपी से हमें 6 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे इन 6 कार्बन के अंदर, जिसकी वजह से फॉस्फेट इनसे रिमूव हो जाएगा, फॉस्फेट यहां से निकल जाएगा। ये सारे फॉस्फेट निकल जाएंगे, इनकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ, हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब इन सारे फॉस्फेट की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर पहले NADPH के इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन दाखिल हुई, अब इसकी रिडक्शन हो गई। और हम एक चीज जानते हैं कि जब भी किसी एसिड के अंदर हाइड्रोजन दाखिल हो तो वो अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। और इस चैप्टर 2 के अंदर हम आगे जाकर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में हम पढ़कर आ चुके हैं कि ग्लिसरॉल का फार्मूला या ट्राइग्लिसराइड आपने पढ़ा होगा। ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाली शुगर है। अब जब इसके साथ हाइड्रोजन मैच हो मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बचेगा, अब ये बन जाएगा G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्योंकि मैंने आपको भी कहा था कि ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है एसिड जब उसमें हाइड्रोजन दाखिल हो जाए। तो अब ये ग्लिसरिक एसिड नहीं रहा, अब इस ग्लिसरिक एसिड से ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर एक G3P का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ रिलीज हो जाएगा। अगर आप इस ग्लूकोज की जगह पर इसकी ओरिजिनल इक्वेशन लिखें तो ये है CH2O होल थ्राइस, और होल थ्राइस का मतलब ये है कि ये ट्रायोसिस होगा, C3H6O3 बनेगा। 3 को इससे जरा दो, फिर 3 को इससे, फिर 3 को इससे, तो ये ट्रायोसिस है, यानी कि 3 कार्बन वाला शुगर है। तो हमें 3 कार्बन वाला एक शुगर मिला, बाकी हमारे पास अब ये 5 मॉलिक्यूल बचे, और इन तमाम 5 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की तादाद 3 है। तो इसके अंदर 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हमारे पास बचेंगे। जो छठा होगा वो रिलीज हो जाएगा ट्रायोसिस की शक्ल में। तो आप लोग ये कभी भी नहीं कह सकते कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है, बल्कि आप लोगों को कहना चाहिए कि ट्रायोसिस निकलता है, वो आगे जाकर फिर ग्लूकोज बनाएगा फर्दर। अब ये जो G3P बना है, इसके निकलने के बाद ये जो बच्चे हैं 5, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि ये 5 मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट होंगे। फर्ज करो अगर ये 2 चले जाएं इसके पास, ये 2 चले जाएं इसके पास, और ये 2 चले जाएं इसके पास, तो ये 5 वाले बच जाएंगे। अब ये 3 मॉलिक्यूल 5 वाले बन जाएंगे जी, बल्कि ये तो खड़ा रहेगा, ये नीचे आना है। अब अगर ये 2 मॉलिक्यूल अपने आप को खत्म कर दें, 2 इसके अंदर कार्बन चले जाएं, 2 कार्बन इसके अंदर, 2 कार्बन इसके अंदर, तो ये 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन जाएंगे। वो 2 खत्म हो गए, सिर्फ 3 बचे 5 कार्बन वाले। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल बने हैं, इन मॉलिक्यूल का नाम होगा फॉस्फो या राइबोलोज 6,5 फॉस्फेट, क्योंकि 5 कार्बन पर फॉस्फेट है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब यहां आपने पीछे पढ़ा था 6 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल, यहां ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये 3 मॉलिक्यूल, ये 5 कार्बन वाले बन जाते हैं, फिर ये 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले बन जाते हैं, यहां पर फॉस्फेट निकल जाएंगे, फिर ATP इस्तेमाल, ये कन्वर्ट हो जाएगी 3। इसमें से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट निकले हैं, एक इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। ये जो 3 फॉस्फेट निकले हैं, एक इसके साथ चल जाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ फॉस्फेट इस। अब दोबारा पहले जानते हैं ये चीज बन जाएगी 5 फॉस्फेट इधर, 3 फॉस्फेट इस। राइबोलोज बिस फॉस्फेट, इसको हम पहले ही जानते हैं
तो ये मॉडिफाइड रीजनरेट हो गया। राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। लास्ट फेज में पढ़ा था तो ये इस मॉलिक्यूल रीजनरेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, उसे लास्ट फेज में पढ़ा था अब हमें पता चला इस मॉलिक्यूल को कि इन जो कार्बन मॉलिक्यूल डाइऑक्साइड को से एक्सेप्ट करता है उसे ये रीजनरेट होना चाहिए। राइबोज आपको बिस्फॉस्फेट पता चला फिर से रीजनरेट इन मॉलिक्यूल से तो ये सारे का ये सारा राइबोज साइकिल का स्केच है। बिस्फॉस्फेट फिर से हम आगे रीजनरेट इसकी हो गया। पूरी को समराइज करेंगे। तो ये सारे